राहुल को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतना बुरा इंसान होगा। कभी कभी कुछ लोग जैसे हमें दिखाई देते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। उनमें से ही एक राहुल भी था। कितना उतावलापन था राहुल की एक एक हरकत में। हर समय जल्दबाजी चुहलबाजी थी उसके हर अंदाज में। तब मैं सोचती थी कि शायद बचपना है उसमें अभी। राहुल से पहली बार मैं अपनी सहेली रिया की शादी में मिली थी। राहुल रिया के पति आलोक की बुआ का बेटा था, यानी रिया का फुफेरा देवर। रिया के विदा होने तक वो तो रिया से मेरे लिए चापलूसी कर चुका था। भाभी जी, आपकी सहेली पूर्णिमा से मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। प्लीज़ उससे कहो वो मुझसे एक बार मिल ले। एटलीस्ट आप उसका नंबर ही दे दो मुझे। आई स्वेयर भाभी, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। रिया ने मुझे राहुल से एक बार मिलने को कहा तो मैं रिया के खातिर उससे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई। पर राहुल को तो दोस्ती का पायदान लांघकर प्यार फिर शादी की सीढ़ियाँ चढ़ने की जल्दी थी। कितने हसीन वादे उसने कर डाले थे मुझसे। उसकी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी बातें कभी ना खत्म होने वाली। कौन कहता है कि हम लड़कियां बातूनी होती हैं। उफ, कभी कभी मेरा सिर चकरा जाता उसकी नॉन स्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर राहुल रिया आलोक व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके, सगुन का थाल लेकर। मैं सकते में रह गई, पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर रिया लेकर आई है ये रिश्ता तो सब अच्छा ही होगा, ये सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्होंने मुझसे हाँ कहलवा दिया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रही थी। आखिर इनकार भी किस लिए करती। राहुल सुदर्शन, उच्च शिक्षित, अच्छी कंपनी में कार्यरत, व्यवहार कुशल लड़का था और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। राहुल अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेते थे। उसी दिन झटपट रोके की रस्म अदायगी भी हो गई। 3 दिन बाद सगाई हो गई। फिर 1 हफ्ते बाद शादी भी हो गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ में आया। चाहे जयमाला पहनाने का कार्यक्रम हो रहा हो या फेरों का, राहुल हर वक्त जल्दबाजी चुहलबाजी करे जा रहे थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर उसका मेरे प्रति अगाध प्रेम समझ मैं शर्म से मुस्कुरा दी थी। अनायास उसने मुझे चुकौटी काट ली और शरारत से आंख मार दी। सबके समझ उसका ये प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने के बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, ये सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने रिया से इस बारे में जिक्र किया तो उसने भी यही सब कहकर सांत्वना दी। राहुल भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तू इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियाँ बिछड़ ही जाती हैं। वी आर सो लकी ना। परंतु राहुल का अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा था। शादी को 1 साल हो गया, राहुल का मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो राहुल करते थे। फिर 9 माह बाद हमारे आंगन में नन्ही मायरा की किलकारी गूंजी। मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी बंधी कि शायद एक बेटी का बाप बनकर ही उसमें परिपक्वता व ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी उसने पानी फेर दिया। राहुल को सिर्फ मुझसे, मेरे जिस्म से ही मतलब होता था। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा था। दिन पर दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिन शारीरिक व मानसिक विश्राम चाहती थी। राहुल मायरा के संग ना खेलते, ना उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर और निर्मोही। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता है, पर तुम न जाने किस मिट्टी के बने थे। वो रोती और राहुल चिढ़ जाते, उसे मनहूस कहकर अपने से दूर कर देते। उसको मेरे अलावा, मेरे जिस्म के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। जब तक तुम घर में रहते, कैसा प्यार है ये उसका। मुझे तो घुटन होने लगी थी अब उसकी मौजूदगी से। मायरा के सामने भी वो उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते, तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी थी। राहुल, बिहेव योर सेल्फ, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो। क्या असर पड़ेगा उस पर? वो बच्ची है अभी, वो क्या जाने ये सब। वो तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने राहुल से शादी करने में जल्दबाजी क्यों कर दी। अब मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी।
उसके ऐसे बेपरवाह व अमर्यादित व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं रिया के घर उसकी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वो भी बहुत चिंतित हो गई। उसने आलोक से ये सब बताया तो आलोक ने कहा कि वो राहुल से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी रिया भाभी और आलोक के पास। तुम्हें पता है मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा प्यार करना उनको छिछोरापन लगता है। किस लिए मैंने तुमसे शादी की है? औरत किस लिए बनी हो तुम? पति को संतुष्ट रखने के लिए ही ना, उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर। तुम्हारे शरीर पर चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मेरा जब जहाँ जैसे मन करेगा तुम्हें उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। समझ गई तुम? और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र भी किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आते ही राहुल मुझ पर भड़क उठे थे। ये सब सुन मैं सकते में आ गई। स्थिति बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई। अब राहुल और ज़्यादा मनमानी करने लगे। हवस का राक्षस उस पर ऐसा सवार हो रहा था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर वो उससे बेखबर थे। वो मेरे दिल मेरी रूह तक पहुँचे ही कब थे, जो मेरी पीड़ा समझते। मैं विरोध करती तो वो बलात्कारियों की तरह पेश आते। एक दिन मैंने जॉब करने की बात राहुल के सामने रखी तो वो उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है तुम्हें? बाहर जाकर तफरी करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से ऐसी ऊंची बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। मम्मी जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो राहुल ने उन्हें भी 4 बातें सुना दी। बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वो पैरों की जूती समझता है। मैंने अपने मम्मी पापा से बात की तो वो बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है तुझे? जो पति की इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है तुझे? क्या करती, मन महसूस कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फौरन जॉब लग जाती। सब वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ दिया मैंने। मायरा को मैं मम्मी जी के पास सुलाने लगी थी। कम से कम वो राहुल का ये घिनौना रूप तो ना देखे। उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष जाति के प्रति नफरत तो ना पनपे। उस दिन मम्मी जी ने अपने बेटे का अनोखा ही रूप देखा था। उन्होंने वो सब सुना था जो वो रिया के यहाँ आने के बाद मुझसे कह रहे थे। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। राहुल के जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपनी एक डॉक्टर मित्र को जानती हूँ। वो मनोचिकित्सक है। यदि मुझे इसके इस अजीब व्यवहार के बारे में पता होता तो मैं इसका इलाज पहले ही करवा लेती, या फिर अभी इसकी शादी ही नहीं करती। हाँ, उतावलापन बचपना तो इसमें रहा है, पर यह अंदेशा नहीं था कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। मैं एक माँ की तरह ही सोचती रही, कभी जाना ही नहीं कि इसका ऐसा भयावह रूप भी सामने आएगा। मम्मी जी की प्यार भरी बातें सुन मन को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ ने जब उनको मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेखा से मिलने के लिए कहा तो उसने मुझे घूर कर देखा था। उसको लगा कि मैंने फिर से उसकी शिकायत की है और वो गुस्से में मुझे उल्टा सीधा सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब मैं और माँ डॉक्टर से मिलने गए, उन्हें सारी बातें विस्तार से समझाई। सब सुनकर उन्होंने कहा, राहुल अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। वे किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे अपराध भी ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये हर हालत में अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। अभी तुम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध हो, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर खुद को हावी कर रहा है। पर कब तक और क्यों? प्यार सहमति से होना चाहिए, ना कि जबरन थोपा जाना चाहिए। फिर वे मम्मी जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे तो ये बेचारी खत्म ही हो जाएगी। राहुल जो कर रहा है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब आप या तो उसको इलाज के लिए मेरे पास लेकर आएं या इसे इसके घर भेज दें कुछ दिनों के लिए। सच पूछो तो मैं भी अब उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इन 2 सालों में मैंने इतना भुगत लिया था कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी।
पर मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं मायरा को लेकर अपने मायके चली गई। मम्मी पापा मुझे देखकर खुश तो हुए, पर साथ ही ये पूछने लगे, दामाद जी नहीं आए? कितने दिन के लिए आई हो? सुनकर अंदर कुछ टूट गया, पर बुरा मानने की ना तो स्थिति थी ना ही हिम्मत। मेरे तन मन को आराम की सख्त जरूरत थी, जो राहुल से दूर रहकर ही मिल सकता था। मैं अनमने ढंग से मायरा को लेकर कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से बोला कि मैं कुछ देर सोऊंगी, रात को खाने के वक्त जगा दे। कितने महीनों बाद, या फिर ये कहें कि शादी के बाद, आज चैन की नींद आई थी मुझे। मम्मी जी ने फ़ोन करके बताया कि राहुल कल घर नहीं आए थे, गुस्सा होकर जो गए थे। अगले दिन ऑफिस के बाद मुझे घर में ना पाकर उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जी को भी बहुत सुनाया कि बिना उसके पूछे मुझे मायके क्यों भेज दिया। अगले दिन शाम तक राहुल मेरे यहाँ आदम के और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगे। मम्मी पापा मनुहार में लगे थे, पर वो बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। तब पापा ने सख्त होकर कहा, पूर्णिमा आज कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। उसकी हालत तो देखो कितनी कमज़ोर लग रही है। आप चाहे तो आप भी रुक लें यहाँ, या अभी अपने घर जाएं। मैं इसे खुद आपके पास छोड़ आऊँगा। ओफो पापा, ये क्या कर दिया आपने? इसे रुकने को क्यों बोला? मैंने मन ही मन में कहा। मैं उनको अनदेखा कर मम्मी के पास सोने चली गई। मैं मम्मी के पास चैन की नींद सो रही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा राहुल थे। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगे। उसके हट्टे कट्टे वजूद के आगे मैंने हथियार डाल दिए। वो रात मेरे लिए बहुत भयानक रात थी। राहुल सुबह सबके जगने से पहले चले गए। मम्मी जब मुझे उठाने आई तो मेरी हालत देख उनकी रूह कांप उठी। मम्मी का प्यार भरा स्पर्श पाकर मैं बेतहासा रो पड़ी और रोते रोती सारी बातें बताई। मम्मी एकदम सख्ते में आ गई। रोते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राहुल ऐसा दरिंदा है जो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेगा। इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। मायरा भी बड़ी हो रही है, उस पे इस बात का क्या असर होगा? मैं अभी तुम्हारी सास को फ़ोन करके बुलाती हूँ। फिर मम्मी ने सारी बातें पापा को बताई। मम्मी जी के आने के बाद मम्मी पापा ने उनसे बात की तो मम्मी जी ने मेरा ही साथ दिया। उन्होंने उसी समय राहुल को फ़ोन करके आने को कहा। इधर पापा ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। मम्मी जी ने राहुल से मेरे साथ दुर्व्यवहार व दुराचार के बारे में पूछा तो वो मुझे आग्नेय दृष्टि से देखने लगे। अभी भी उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। वो ढीठ बने खड़े मुझे घूरते रहे। मम्मी जी ने उससे कहा, तू इंसान है या हैवान? इस तरह कोई अपनी पत्नी के साथ पेश आता है क्या? देख क्या हालत बना दी है तूने इसकी। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, आप लोग इससे दूर ही रहें। पूर्णिमा तो कुछ बोल नहीं रही है और आप लोग खामखा वकील बने फिर रहे हैं। चलो पूर्णिमा घर चलो, मुझे रोज रोज यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वो मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगे तो मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ नहीं जाना। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। क्या कहा तूने? मेरे साथ नहीं रह सकती? तेरे बाप ने तुझे पट्टी पढ़ाई होगी ना। मेरा इनकार सुन वो रो सकते में आ गए। काश ये हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती। शट अप, हाउ डेयर यू। मैं गुस्से में कांपने लगी। राहुल मेरा हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगे। पापा ने बीच बचाव किया तो उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। मम्मी जी ने फिर राहुल को जोर का चाटा मारा। तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। मैं उसको पुलिस जीप में जाते हुए देखती रही। अच्छा ही था कि मायरा उस समय प्ले स्कूल में थी। उसने राहुल को हथकड़ी पहने पुलिस के साथ जाते नहीं देखा, वरना उसके कोमल दिल को बहुत ठेस लगती। वैसे भी राहुल कौन सा उसके साथ समय बिताते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ हंसता खेलता है, प्यार करता है, उसकी सब फरमाइशें पूरी करता है। राहुल तो पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। अपने प्यार का ऐसा अंत तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था। पर नहीं, अब और नहीं, अब यही सही है। वो पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी। मम्मी पापा के कमरे में भी देर रात तक बातें करने की आवाज़ें आती रहीं और नन्ही मासूम मायरा बेफिक्र होकर मेरे पहलू में सो रही थी। दुनिया जहाँ की परेशानियों से बेखबर,
बचपन कितना भोला और मासूम होता है ना। काश हम बड़े भी ऐसे ही मासूम और निश्चल होते। मैं मायरा के खातिर कोई ठोस निर्णय लेना चाहती थी, पर जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसी उधेड़-बुन में मुझे सुबह के वक्त नींद आई होगी। मैं हड़बड़ा कर उठी, टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। अरे मैं इतनी देर तक सोई रही। मायरा को स्कूल भेजने में देर हो गई, पर मायरा है कहाँ। तभी मम्मी चाय लेकर आ गईं और कहा कि उन्होंने मायरा को तैयार करके स्कूल भेज दिया। मम्मी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा क्या सोचा है तूने अपनी ज़िंदगी के बारे में? मेरा मतलब है कि क्या तू अकेली पूरी ज़िंदगी काट लेगी? हम हैं तेरे साथ, पर कब तक? हमारे बाद तेरा माँ और मायरा का क्या होगा? मैं मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गई। मम्मी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर इतना तो तय है कि मैं उस राक्षस के पास तो वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोच ले, क्या पता राहुल के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। राहुल का दिमागी इलाज चल रहा है वहीं जेल में। तेरी सास ने मुझे बताया 3 साल की सजा हुई है उसे। मम्मी मुझे उसके बारे में ना कुछ सुनना है ना सोचना। आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगी मेरे या मायरा के सामने। और हाँ मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी, साथ ही कहीं नौकरी भी देखूँगी। पापा मायरा को स्कूल से लेकर आ गए। पापा ने भी मेरी बात का समर्थन किया तो दिल को बड़ी राहत मिली। मैंने ठान लिया था कि एक विक्षिप्त व्यक्ति की वजह से मैं अपनों व अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। अपनी खुद की पहचान बनाऊँगी। मैं राहुल से अब कोई नाता नहीं रखूँगी, उससे तलाक ले लूँगी। और मैंने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया। फिर मैंने रिया को फ़ोन लगाया। कुछ घंटों बाद ही रिया और आलोक मेरे यहाँ आ गए। सारी बातों का पता चलने पर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और राहुल के ऊपर गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने भी राहुल से सारे रिश्ते तोड़ लिए। आलोक ने अपने वकील दोस्त से बात की। साथ ही रिया ने बताया कि उसके भैया, जो कई साल से विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक अस्पताल व नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। उसने कहा कि वो मेरे लिए उनसे बात करेगी। उसकी बातें सुनकर फिर से जीने की उमंग जाग उठी। मैंने ग्रेजुएशन की प्राइवेट पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1 साल के भीतर राहुल से तलाक हो गया। अब मैं राहत महसूस कर रही थी। वो अभी भी जेल में ही था। मम्मी जी से कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। राहुल की गलती के लिए उनको क्यों कसूरवार ठहराती? उन्होंने तो हर संभव मेरा ही साथ दिया था। वो मायरा से मिलने कभी कभी घर आ जाया करती थी। माँ को दिल की बीमारी की शिकायत थी। कभी कभी वो खींच भी जाती थी जब मायरा उन्हें परेशान करती। मैं दिन में ट्रेनिंग करती और रात में कॉलेज की पढ़ाई करती। शनिवार रविवार कॉलेज की क्लास अटेंड करती। इतनी व्यस्तता के बीच बेचारी बच्ची पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरी परेशानी देख मम्मी जी ने सुझाव दिया कि मायरा को उनके पास छोड़ जाया करूं। अब मायरा उनकी देखरेख में थी। देखते देखते 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। राहुल जेल से रिहा होकर घर आ गया। मैंने अब मायरा को मम्मी जी के पास भेजना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि राहुल की परछाई भी मेरी बच्ची पर पड़े। 6 साल बाद मम्मी दिल की बीमारी से हार गईं। पापा भी मम्मी के गम में गुमसुम, उदास व दुर्बल हो गए थे। मैं सीनियर नर्स बन चुकी थी। राज भी, रिया के भाई व अस्पताल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। सिंगल मदर की परेशानियां समझते हुए मुझ पर रियायत कर देते थे। काम के घंटों को लेकर सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में नायरा और पापा की देखभाल के लिए मैंने एक भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर दिया था, जो दिन रात घर पर रहती थी। पिछली यादों के नाक कभी कभी फन फैला कर आ जाते तो मैं खुद को घर बाहर के कामों में और भी ज़्यादा व्यस्त कर देती थी। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। लेकिन नहीं, ये शायद मेरा भ्रम ही था। इतना अच्छा मेरा नसीब कहाँ। एक दिन जब मैं घर पर ही थी तभी मायरा बड़े गुस्से में घर आई। बैग सोफे पर पटक कर मुझसे बोली, मम्मा आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया था ना? क्या बोल रही है मायरा? किसने कहा तुझसे ये सब? वो शिल्पी बोल रही थी कि आप सब ने मिलकर मेरे पापा को जेल भिजवा दिया और मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया।
मुझे पापा के पास जाना है। कहीं नहीं जाएगी तू? हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, मैं तो जाऊंगी। पहले भी तो मैं दादी के पास जाती रहती थी, तो अब क्यों नहीं जाने देती हो? मुझे पता है आपने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया है, पर मैं हूँ तो उनकी भी बेटी। आप मुझे रोक नहीं सकती उनके पास जाने से। आपने उनसे तलाक लिया है, मैंने नहीं। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया। पापा गिरते गिरते बचे। उस पल मुझे वही मंजर याद आ गया जब राहुल ने पापा को धक्का दिया था। मैंने मायरा को जोर का थप्पड़ मार दिया। वो रोते रोते अंदर कमरे में भाग गई। आज पहली बार मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया था। मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी। मायरा ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। उसे दुख देकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? अभी 10 साल की छोटी बच्ची तो है, पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले जब वो अपने पापा के बारे में पूछती थी तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर फुसला देती थी, पर अब वो बड़ी हो रही है, पर उसे असली वजह भी नहीं बता सकती थी। मैं कमरे में गई तो वो सो चुकी थी। मैंने मम्मी जी से फ़ोन पर सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि राहुल के ऑफिस जाते ही वो घर आएंगी। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी जिससे मायरा के साथ समय बिता सकूं। मायरा की भी 2 दिन की छुट्टियां हो रही थी। मम्मी जी, मैं और मायरा इमामबाड़ा घूमने निकल गए। हमने खूब मस्ती की, चाट खाई और शाम को घर आ गए। मायरा का मूड थोड़ा तो ठीक हुआ, पर वो मुझसे कटी कटी सी रही, अपनी दादी से ही बात करती रही। शायद अभी भी मुझसे गुस्सा थी। ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, मैंने खुद को तसल्ली दी। मम्मी जी राहुल के ऑफिस जाने के बाद अक्सर घर या अस्पताल मुझसे और मायरा से मिलने आ जाया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया, राहुल अब आए दिन किसी न किसी महिला सहकर्मी या किसी लड़की के साथ नजर आता है। कभी कभी उन्हें घर पर ही ले आता है। मेरे मना करने पर उसने रोक टोक से बचने के लिए मुझे आउट हाउस में रहने को बोल दिया है। इतना सब होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत दुख हुआ मम्मी जी को इस उम्र में अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित व अपमानित होकर एकाकी जीवन जीते हुए देखकर। फिर भी बेटे के लिए कितनी दुखी व चिंतित रहती हैं। क्या स्त्री जीवन इसी तरह संघर्ष करने, खुद से जूझने व अपने वजूद को तलाशने के लिए है? 3 साल बाद मम्मी के जाने के बाद अकेलेपन व बीमारी से ग्रसित पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एक बार फिर टूट गई। ऐसे वक्त में रिया और आलोक मेरे साथ खड़े थे। राज भी अब अक्सर घर आने लगे थे। मायरा की राज से अच्छी पटने लगी थी, पर मुझे किसी भी पुरुष की उपस्थिति अपनी या मायरा की जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पर राज मेरे बॉस थे, तो मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कुछ कह नहीं पा रही थी। तो मैंने रिया को बोला कि वो अपने भाई को समझा दे, मुझसे या मायरा से नज़दीकियां ना बढ़ाएं। तब रिया ने मुझे बताया, पूर्णिमा, भाई तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, तेरे तलाक के बारे में सब कुछ जानते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं, पर तुझसे बात करने से पहले वो मायरा का दिल जीतना चाहते हैं, जिससे कि वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। अब तू ही बता, तू अकेले मायरा की परवरिश कैसे करेगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे, जो कम से कम घर में उसके साथ तो थे। नौकर चाकरों के भरोसे कहीं बच्चे पलते हैं या सुरक्षित हैं? तू ही बता। तू जब काम पर जाती है तो मुझे मायरा की कितनी फिक्र रहती है। भाई उसे अपना नाम व सुरक्षा देना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? रिया के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी रही। एक तरफ राहुल की प्रताड़ना से डरी हुई थी, उसकी वजह से पुरुष जाति के प्रति नफरत थी। दूसरी तरफ मायरा के भविष्य को लेकर चिंता। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर थी, तभी शांता नौकरानी का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में उसने कहा, दीदी, मायरा बेबी स्कूल से नहीं आई। वो स्कूल बस में नहीं थी। मैंने स्कूल में भी पता किया, वो वहाँ भी नहीं है। मेरे काटो तो खून नहीं। फ़ोन हाथ से छूट गया। मैं बेतहासा दौड़ी जा रही थी। लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जल्दी से ऑटो में बैठकर रिया को फ़ोन लगाया। रिया, आलोक भी निकल पड़े उसे ढूंढने। राज उस वक्त अस्पताल में नहीं थे। जब उन्हें पता चला तो वो भी ढूंढने चल दिए। मैं लगातार रोती जा रही थी। मायरा की सभी सहेलियों के घर फ़ोन करके पूछा,
किसी को भी कुछ नहीं पता था। तभी मम्मी जी का फ़ोन आया कि मायरा उनके पास है। मेरी जान में जान आई ये खबर सुनकर। मैंने ऑटो वाले को मम्मी जी के यहाँ चलने को बोला और सबको खबर कर दी कि मायरा मिल गई है। मम्मी जी के पास बैठी मायरा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया और बोली, आप क्यों आई हो यहाँ? अब से मैं यहीं रहूँगी दादी और पापा के पास। आप रहो अपने राज अंकल के साथ। क्या बोल रही है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि मैं राज के साथ रहूँगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। उस दिन रिया आंटी आपसे उस आदमी के साथ शादी करने को बोल रही थी। मैं उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना पापा बना लूँगी। आपको तो नए पति मिल जाएंगे पर उन्हें मैं अपना पापा कभी नहीं मानूंगी। जब मेरे पापा हैं तो मैं किसी और को अपना पापा क्यों मानूं? नहीं मेरी बच्ची, मैं किसी से शादी नहीं कर रही। तू तो मेरी जान है, तुझे छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगी? घर चल बच्चा, मैं और तुम बस हम दोनों एक साथ रहेंगे जीवन भर। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी, तेरे साथ रहूँगी हमेशा। लेकिन मुझे पापा ही चाहिए साथ में। आप भी यहीं रहो तो हमारी कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। आप, मैं, पापा और दादी, कितना अच्छा होगा ना। मैं बेबस लाचार निढाल हो धम्म से वहीं बैठ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। उन्होंने मायरा को कहा कि वो गार्डन में जाकर खेल ले, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मायरा के जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो उसे प्यार से समझा बुझाकर कल घर ले आएगी। शनिवार रविवार वैसे भी उसके स्कूल की छुट्टी है। संडे की शाम को वो उसे ले आएंगी। वैसे भी राहुल 4-5 दिन के लिए टूर पर गया हुआ है। मैं निश्चिंत होकर घर आ गई। संडे को जब मम्मी जी मायरा को लेकर नहीं आई तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोली कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोमवार को उसे वहीं से स्कूल छोड़ देंगी। सोमवार की सुबह सुबह करीब 5 बजे मेरा फ़ोन बजा। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा? शायद हॉस्पिटल से होगा। फ़ोन उठाया तो मम्मी जी का फ़ोन था। पूर्णिमा, मैंने राहुल को मार दिया। क्या क्या बोल रही है मम्मी जी? मार दिया मतलब? तू बस आ जा। ओके मैं आती हूँ। मैं हैरान परेशान बदहवासी जल्दी से उनके घर की तरफ भागी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मम्मी जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? और अरे, मैंने मायरा के बारे में तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, जा तो रही हूँ, सब पता चल जाएगा। खुद से बातें करते हुए कब मैं उनके घर पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब रिक्शे वाले ने कहा कि घर आ गया तब होश आया। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा, क्या पता उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। आउट हाउस का रास्ता गार्डन से होकर जाता है। मैं भागी भागी अंदर जाने लगी। गार्डन की तरफ मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मम्मी जी के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है। नीचे जमीन पर राहुल खून से लथपथ पड़ा है। कुछ पल मैं स्तब्ध जड़वत रह गई। तभी मेरी नज़र झाड़ियों के पीछे छुपी मायरा पर पड़ी। वो डरी सहमी थर थर काँप रही थी। मैंने दौड़कर उसे अंक में भर लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम यहाँ क्यों छुपी हो? मेरी गोद में आते ही वो बेतहासा रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहुत डरी हुई थी मेरी बच्ची। मम्मी जी भी शून्य में ताके जा रही थी। बीच बीच में चिल्लाने लगती, मैंने मार डाला अपने बच्चे को। थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहले पुलिस को फ़ोन किया, फिर रिया को। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और रिया, आलोक व राज भी आ गए। राहुल के प्राण पखेरु हो चुके थे। पुलिस ने मुझसे व नौकरों से पूछताछ करके मम्मी जी को हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक की टीम भी आ गई। मायरा से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तब तक मम्मी जी संभल चुकी थी। अपने बयान में उन्होंने जो बताया वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी जी ने बताया, संडे को राहुल अचानक टूर से आ गया था। रात में वो पीछे गार्डन में अकेला बैठा शराब पी रहा था। मायरा भी अचानक वहां पहुंच गई। पिता से मिलने की बेताबी तो थी ही बच्ची में। वो राहुल को देखते ही पापा पापा कहकर उससे जाकर लिपट गई। नशे में धुत उस राक्षस को अपनी बेटी हवस पूर्ति का साधन नजर आई। मायरा की चीख पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। मैं उसे बचाने लगी तो राहुल ने मुझे धक्का दे दिया।
रात को नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में सोने चले जाते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर जब कोई नहीं आया तो मैंने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। वो मायरा को लेकर कमरे में जाने लगा तो मैंने कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारी, जो उसके सिर पर जा लगी, पर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। पूर्णिमा, मैंने तेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे कोई दुख नहीं कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने एक राक्षस का अंत किया है। हाँ, मम्मी जी कभी अट्टहास करती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। आलोक ने मम्मी जी के लिए एक अच्छा वकील कर दिया, बचाव हेतु गैर इरादतन की गई इस हत्या के लिए मम्मी जी को नाम मात्र की सज़ा सुनाई गई। 1 साल बाद उस हादसे के बाद मायरा को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लगा। जेल से छूटने के बाद मम्मी जी को हम अपने घर ले आए। मायरा ने एक संडे को एक सरप्राइज़ पार्टी रखी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मेरी बच्ची आज खुश है। पूछने पर बोली, सरप्राइज़ बताते थोड़े हैं मम्मा, आप भी ना बुद्धू हो एकदम। अरे बाबा, वेट एंड वॉच, पहले सबको आने तो दो। अच्छा बाबा, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर मेरी आलोक और राज आ गए। चाय नाश्ता हो गया, कोल्ड ड्रिंक का एक दौर चल गया। अब तो खाना लगवाने लगी टेबल पर सरप्राइज का खुलासा नहीं कर रही। खाना खत्म होने के बाद उसने शांता को आवाज़ लगाई, मौसी टेबल साफ कर दो और आइसक्रीम निकाल दो सबके लिए। जी मायरा बेबी, अभी करती हूँ। बड़ी बूढ़ी मुखिया की तरह लग रही थी आज मेरी मायरा। बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस पर। लो जी, आइसक्रीम भी आ गई। अब तो बताओ अपना सरप्राइज़, मम्मी जी ने कहा। ओके, तो सरप्राइज़ ये है कि मम्मा, आप राज अंकल को मेरा पापा बनाएंगी। क्या? मैं गुस्से से एकदम से खड़ी हो गई। ये क्या मजाक है मायरा? मायरा मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ये मजाक नहीं है मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मम्मा, जो मैंने आपको गलत समझा था, मैंने कितनी रूडली बिहेव किया था आपसे। आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अब मैं समझ गई हूँ कि आपने उस आदमी से क्यों तलाक लिया और मुझे क्यों उससे दूर रखा। अब मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ आप राज अंकल से शादी कर लो। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, प्लीज़ आगे आप बात करो ना मम्मा से। इसका मतलब मम्मी जी भी उसके प्लान में शामिल थी। मम्मी जी ने कहा, मान जा पूर्णिमा बेटी। रिया भी आशा भरी निगाहों से विनती कर रही थी। मैंने राज की ओर देखा तो वो नजर नहीं आए। तभी नीचे से आवाज़ आई, क्या मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ मांग सकता हूँ पूर्णिमा जी? राज घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे, हाथ में अंगूठी लिए। मैं सबको सामने देखने लगी। सबकी आंखों में खुशी थी और मेरी हाँ का इंतजार। अब जल्दी से हाँ कर दो यार, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने शर्मा कर हाँ कर दी। मायरा की खुशी तो देखते ही बन रही थी। वो एकदम से मेरी बाहों में समा गई। तेरी खुशी के लिए कुछ भी मेरी बच्ची, तू ही तो मेरी जिंदगी है। राज ने मुझे अंगूठी पहना दी। मेरे पास तो कोई अंगूठी थी नहीं, लेकिन मायरा ने उसका इंतजाम पहले से कर रखा था। मैंने भी राज को अंगूठी पहना दी। सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। आज मैं और मेरी बेटी, हम सभी बहुत ही खुश थे। आज मैं और मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं राज के साथ में। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।